हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर क्रिया से संबंधित रहेगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्रिया के बारे में क्या प्राप्त करते हैं। देखिए, क्रिया को हम लोग इंग्लिश में वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्रिया को वर्ब के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा से संबंधित बात करेंगे कि क्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता, वही मेरा क्रिया कहलाया जाता है। जैसे इसके अंदर एक बात और प्रदर्शित की गई है कि क्रिया जो होता है, इसका एक दूसरा रूप और भी माना जाता है। इसका दूसरा रूप धातु होता है। अब देखिए, धातु हम लोग किसको कहते हैं। एक मेरे सामने है क्रिया और दूसरा रूप है मेरे पास में धातु। क्रिया और धातु के अंदर क्या फ़र्क होता है, या फिर आप लोग इसको एक मूल रूप भी कह सकते हैं। आप लोग इस धातु को एक नाम या फिर एक डेफिनेशन में ये भी कह सकते हो, यह क्रिया का एक मूल रूप है। अब देखिए, एक मूल रूप कहते किसको है, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, मूल हम लोग बोलते हैं जो पहले हो, इसको हम लोग जो पहले से प्रदर्शित करते हो। मूल जहाँ पे भी लिखा मिलता है हम लोगों को, उसको पहले से संबंधित माना जाता है। अब जैसे हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं, एक तरफ मैं ले रहा हूँ धातु शब्द और दूसरी तरफ मैं ले रहा हूँ क्रिया शब्द। अब मैं धातु से क्रिया को प्राप्त करूँगा, और यही बात मुझे ये दर्शा रहा है कि यह क्रिया का एक मूल रूप है। कौन? धातु। मतलब ये हुआ कि धातु से क्रिया को पैदा किया गया है, धातु से क्रिया को उत्पन्न किया गया या फिर पैदा किया गया है। इसी चीज़ को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए कैसे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पढ़, और पढ़ से क्या बनाया गया? पढ़ना। मैंने यहाँ पे लिखा लिख, और लिख से क्या बनाया गया? लिखना। मैंने लिखा चल, और चल से बनाया गया चलना। तो पता ये लगता है हम लोगों को कि धातु एक वो रूप है जिसके अंदर, क्रिया एक ऐसा रूप है जिसके अंदर हम लोग ना को जोड़कर हम लोग क्रिया प्राप्त करते हैं। जैसे पढ़ के अंदर जब मैं ना ऐड करूँगा तो क्या प्राप्त होगा? पढ़ना। और इसी चीज़ को हम लोग एक क्रिया का रूप मानते हैं। यही हमारा एक क्रिया है, इस तरफ जो हम लोगों ने ये प्राप्त किया है। अब इसके अंदर प्लस ना ले लो, आप लोग यहाँ पे प्लस ना ले लो, यहाँ पे ना। तो पता ये लगता है धातु हमारे पास में वो रूप होता है, यह वह रूप है जिसमें
ना का प्रयोग नहीं होता है। ये मैं अपनी तरफ से आप लोगों को ऐसे याद रखने के लिए एक नोटेड लिख सकते हो आप लोग, या फिर ट्रिक कह सकते हो। यह वह रूप है जिसमें ना का प्रयोग नहीं होता है, उसी चीज़ को हम लोग एक धातु का रूप मानते हैं। अब एक तरफ मैं ये जानूंगा कि जो हमारा क्रिया है, क्रिया हमारा कुल कितने प्रकार का होता है। हम लोगों ने शॉर्ट वीडियो भी यहाँ से की थी, क्रिया कुल कितने प्रकार का होता है। क्रिया के कुल 3 प्रकार होते हैं, और यहाँ से ही हमारा टॉपिक चलेगा। ये 3 प्रकार हमारे रखे हुए हैं, कौन कौन से, चलिए देखते हैं। नंबर 1 हमारा होगा क्रम के आधार पर। नंबर 2 हमारा होगा संरचना के आधार पर। और नंबर 3 होगा हमारा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। तो ये 3 प्रकार हमारे क्रिया के होते हैं, जो कि एग्जामिनर डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन ये भी करता है कि क्रिया कुल कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बारे में हम लोग नंबर 1 टॉपिक यहाँ से जानेंगे। क्रम के आधार पर भी हमारे कुछ प्रकार होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है, और आगे भी इनका हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि कुल कितने प्रकार का हमारा क्रम रखा हुआ है। क्रम के बारे में हम लोग जानेंगे। क्रम के आधार पर आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, क्रम के आधार पर नंबर 1 पॉइंट। देखिए, क्रम के आधार पर भी इसको यहाँ से 2 भागों में बांटा गया है। दो प्रकार का होता है ये भी। 2 प्रकार इसके भी कौन कौन से मेंशन किए गए हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ से। ये 2 प्रकार हमारे रखे हुए हैं, एक सकर्मक क्रिया, और नंबर 2 पर हमारा रहेगा अकर्मक क्रिया। अब बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया याद रखने का कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि हम लोग डायरेक्टली याद रख सके। डेफिनेशन कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, एक चीज़ आप लोग यहाँ से नोटेड करेंगे। देखिए, इसको अगर मैं तोड़कर देखता हूँ, जैसे सकर्मक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो मैं तोड़ रहा हूँ यहाँ पे स फॉर मतलब, और प्लस एक मैं जोड़ रहा हूँ कर्म, और एक मैं कै, यहाँ पे 3 रूप में मैंने तोड़ लिए, और यहाँ से मैं अर्थ निकालता हूँ, यहाँ से इनके शाब्दिक अर्थ को लेकर बात करता हूँ। देखो, स फॉर मतलब होगा 7, और क्रम तो क्रम ही होता है हमारा ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं के। जब इन तीनों शब्दों को आपस में कलेक्ट किया जाता है तो यहाँ से प्राप्त हुआ क्रम के साथ। जो क्रम के साथ होगा वही मेरा क्या कहलाया जाएगा, सकर्मक क्रिया कहलाया जाएगा। इसके अंदर मैं ये लाइन लिख देता हूँ, इसके अंदर क्रम का होना लाजमी है, ये होना लाजमी है। वैसे तो मैं यहाँ पे ही इसकी बात क्लियर कर चुका हूँ कि क्रम के साथ,
जो क्रम के साथ में हो। एग्जाम्पल की भी मैं बात करूँगा यहाँ पे, और इसको एक याद रखने का तरीका भी बताऊँगा। एक यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है ए कर्मक। देखो ए फॉर मतलब मना करना, कर्म और प्लस भाई कह। जब इनको आपस में जोड़ते हैं और यहाँ पे ए फॉर मतलब नहीं, प्लस कर्म प्लस के, और आपस में इनको कलेक्ट करते हैं और यहाँ से प्राप्त होगा कर्म के साथ नहीं। यहाँ से कर्म के साथ नहीं होगा, मतलब कि इसके अंदर कर्म नहीं होगा, इसमें कर्म नहीं पाया जाता है, इसमें ये मेन बात होगी। अब याद रखने का तरीका किस तरीके से रखेंगे वो बातें हम लोग इस साइड में जानेंगे। जैसे सहकर्मक है, या यहीं लिख रहा हूँ मैं, इसके जो लास्ट पॉइंट पर जो भी आप लोगों का एग्जाम्पल होगा उसमें आप लोग लास्ट में क्या जोड़ेंगे, और एक जोड़ेंगे किसको। इन दो वर्ड्स को आप लोग जोड़ के देख लेना। अगर आपको आंसर प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पे बात करते हैं सहकर्मक क्रिया ले रहा हूँ मैं, सहकर्मक क्रिया, और इसके एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जाना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात कर लूँ, शीला गाना गा रही है। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया कि शीला सब्जेक्ट, गाना गा रही है। मैंने बताया कि लास्ट में जाके आप लोगों को इनमें से कोई भी एक वर्ड का प्रयोग करना है। जैसे मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ क्या, मैंने जोड़ा इन पे जाके क्या गा रही है। तो अगर आपको आंसर प्राप्त होता है तो आप कहेंगे कि सहकर्मक क्रिया है। जैसे मैंने कहा क्या गा रही है, तो आपने कहा कि सर गाना गा रही है, तो यहाँ से आंसर प्राप्त हुआ आप लोगों को। अगर मैं इसी सेंटेंस को ये लिखता, शीला गा रही है, अब आपने लिखा शीला गा रही है। अब ये नहीं पता लगा ना कि भजन गा रही है, कोई गीत गा रही है, या फिर या कोई नज़म वगैरह गा रही है, या कोई भी चीज़ यहाँ पे गा रही है। तो ऐसा कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हुआ, जिससे कि मैं अब इसको कह सकता हूँ कि ये मेरा एक अकर्मक रूप है। ये मेरी कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया का रूप कहलाई जाएगी। जब मुझे यहाँ आंसर प्राप्त हुआ क्या जोड़ने से, जैसे मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ क्या गा रही है, तब आपको पता लगा कि गाना गा रही है, तो आंसर प्राप्त हुआ, तो सहकर्मक क्रिया कहेंगे। लेकिन जब आपने इसके सेंटेंस के ऊपर क्या जोड़ा, क्या गा रही है, लेकिन आपको यहाँ से आंसर प्राप्त नहीं हुआ, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया का रूप कहेंगे। अब देखेंगे इस प्रकार एक चीज़ हमारे पास में यहाँ पे रखी हुई, जैसे सहकर्मक क्रिया के भी हमारे दो प्रकार होते हैं। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वैसे अकर्मक क्रिया की एग्जांपल की मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप लोग इसी के नीचे उतार लेंगे। देखिए एक टॉपिक है हमारा, जो नंबर 1 की मैं बात कर लूँ यहाँ से, सहकर्मक क्रिया। ये टॉपिक था हमारा सहकर्मक क्रिया, जिसमें मैंने बताया आप लोगों को कि सहकर्मक क्रिया भी हमारी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक इसको कहा गया एक कर्मक क्रिया, और नंबर 2 पर इसको कहा गया द्विकर्मक क्रिया। ये इसके दो प्रकार यहाँ पे रखे हुए हैं, एक कर्मक और भी द्विकर्मक। अब आपको ये पता ही लग पा रहा होगा, एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो, और इसमें क्या पता लग पा रहा है, जिसमें दो कर्म हो। अब देखिए, वैसे इसको हम लोग
पूर्ण भी कहते हैं, पूर्ण सकर्मक क्रिया भी कह देते हैं इसको हम लोग, पूर्ण सकर्मक क्रिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, मोहन फल खा रहा है। अब सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया किसके साथ में आप लोग क्या जोड़ लो, क्या जोड़ लो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ क्या खा रहा है, तो आपको पता लगा कि सर फल खा रहा है। तो जब ये पता मुझे लगा यहाँ पे कि क्या कर रहा है या फिर कोई भी खा रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये भाई एक कर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके अंदर एक ही कर्म का काम किया गया है। अब जैसे मैं कहूँ यहाँ पे नंबर 2 एग्जाम्पल में द्विकर्मक क्रिया में, मोहन राधा को किताब दे रहा है। क्या कर रहा मोहन? राधा को किताब दे रहा है। तो इसके अंदर दो मुझे यहाँ पे क्या मिलते हैं, क्रम मिलते हैं। कैसे? अब मैंने कहा क्या दे रहा है, आपने कहा कि सर किताब दे रहा है। किसको दे रहा है? राधा को। अब देखो दोनों ही वर्ड्स का प्रयोग मैंने किया यहाँ पे, एक तो मैंने किया क्या, किसको, एक मैंने किया क्या और एक किसको। तो दोनों ही वर्ड्स मिलकर मुझे क्या प्राप्त करते हैं, एक राधा और एक किताब। मैंने कहा क्या दे रहा है, आपने कहा किताब। किसको दे रहा? राधा को। कौन दे रहा? ये तो मेरा जो देने वाला या फिर कौन होता है, कौन तो हमारा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। राधा को किताब दी गई, तो यहाँ से ये प्राप्त मुझे हुआ कि यहाँ पे दो क्रम का प्रयोग किया गया है। ये दो क्रम है मेरे पास में, एक राधा और दूसरा किताब। जैसे एक और एग्जांपल ले लो आप लोग, मोहन अपने पिताजी से पैसे लेता है। अब आपने कहा क्या लेता है, आपने कहा क्या लेता है, तो यहाँ से प्राप्त हुआ पैसे। किससे ले रहा? किससे ले रहा भाई? या दे रहा है या किससे ले रहा है? तो वो पिताजी से ले रहा है। कौन? मोहन। ये मोहन तो मेरा एक सब्जेक्ट का रूप है, कर्ता जिसको बोलते हैं, और पिताजी और पैसे ये दोनों के दोनों मेरे यहाँ पे क्या है, दो क्रम है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विकर्मक क्रिया बोलते हैं। और जिसके अंदर एक कर्म का काम किया गया हो वो मेरा एक कर्मक क्रिया कहला जाता है। तो आज के लिए आप लोग बस इतना ही टॉपिक रखेंगे और इसका अच्छे से आप लोग नोट्स तैयार करना। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तब तक के लिए आप लोग फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें। धन्यवाद।